इस तरीके से देखिए अभी मैं कराता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं आंत्रिय रस, इंटेस्टाइनल जूस हमने देख लिया था, बाइल जूस देख लिया, पैनक्रियाटिक जूस देख लिया, इसके बाद आंतरिक रस इंटेस्टाइनल जूस। तो देखिए इंटेस्टाइनल जूस में बेटा क्या होता है, आपने क्या खाया, केला खाया, मूली खाई, प्याज खाया, आलू खाए, सेब खाया, दूध पिया और आपने क्या किया है, तो ये सारा का सारा मान लीजिए आपने खाया है। अब क्या है, सारा का सारा डाइजेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर अब ये ग्रहणी में आया है, तो यहाँ पर देखिए जूम करके ये मैंने दिखाया है बिलाई। बेटा बिलाई देखिए कैसे कैसे है, यहाँ पर ये उंगली के समान सदृश संरचना होती है, इन पर भी सूक्ष्म अंकुर होते हैं, माइक्रो बिलाई होते हैं, जो क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। इसमें भी आपको संरचना याद रखनी है। देखिए धमनी होती है, सिराएं होती हैं और लसिका वाहिनी होती है। लसिका वाहिनी क्या करती है, ये मध्य में होती है और जो क्या करती है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, लैक्टेल किसे अवशोषित करती है, केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए, केवल क्या करती हैं, जो आपने देखा था लीवर क्या करता है, इमल्सिफिकेशन के द्वारा क्या करता है, जो फैटी एसिड होता है, बसा होता है, उसको क्या करता है, घुलनशील बना देता है। घुलनशील बनाने के बाद क्या करता है, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से ये लैक्टेल क्या करते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है, ये बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल कौन अवशोषित करता है, लैक्टेल। लैक्टेल क्या है, ये लसिका ग्रंथियां हैं, लसिका की बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रुधिर होता है, रुधिर जो आपने देखा धमनी और सिराएं होती हैं, लैक्टेल के चारों ओर लिपटी हुई, तो ये क्या करती हैं, ये किसे अवशोषित करती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके देखिए आप जब भोजन खाते हैं तो भोजन में आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, यही तो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, आपने देखा पादप कोशिका, जंतु कोशिका या एनिमल सेल, प्लांट सेल खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, आरएनए रहता है। तो ये आप डीएनए जब आरएनए डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका भी स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, प्लस फास्फोरस होता है, प्लस नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इस तरीके से ये सब कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये अभी मैं आपको डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 10th लेवल पे आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, केवल इतना ही याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें आंतरिक रस से क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन कौन से निकलेंगे, सुक्रेज एंजाइम आएगा, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। ऐसे ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होता है, कार्बोक्सी, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको ब्रेक डाउन करता है तो कार्बोक्सिलिक पेप्टाइडेज एंजाइम आएगा जो उस पर क्रिया करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिय, ये वसा है, वसा है तो अब देखिए इंटेस्टाइनल लाइपेज आएगा, ना कि सलाइवरी एमाइलेज था। ऐसे ही पैनक्रियाटिक लाइपेज, यहाँ पर कौन सा है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ऐसे यहाँ पर लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज, एज लग जाता है तो इसका मतलब होता है एंजाइम, एज, उसमें एज लगा दीजिए एंजाइम बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करेगा, यहाँ पर देखिए कितना 1 2 3 4 और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियस एंजाइम आएगा। तो चार को देखिए, पहले को मैंने ये दिखाया है सुक्रोज, जो सुक्रेज एंजाइम होगा। जब आप शुगर चीनी खाते हैं तो देखिए कैसे डाइजेस्ट होगी, सुक्रेज एंजाइम निकलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा और ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा और उससे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेगी। नेक्स्ट हम बात करें माल्टोज, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में पीएच वैल्यू ये ग्लूकोज के 2 यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे ही लैक्टोज, ये बहुत क्वेश्चन आता है, लैक्टोज किस में टूटता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये आप याद रखिएगा, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये ग्लूकोज ये लैक्टोज वाला तो, और आपका सुक्रोज वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा, ये पता होना चाहिए। देखिए ये लिख भी दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को कौन अवशोषित करेगा, रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं अवशोषित करके ब्लड सर्कुलेशन द्वारा पूरी कोशिकाओं में पहुंचा दी। नेक्स्ट नंबर 2 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पेप्सिन, प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टन्स और अमीनो एसिड में तोड़ देगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक ही दिखा दी है, यहाँ पर कोई सा भी वो बस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब आप प्रोटीन का भी देख रहे थे, प्रोटीन क्या थी, रेनिन, रेनिन क्या कर रहा था, कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था दूध में। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अलग हो गया सारा का सारा सिस्टम। आंतरिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, नंबर 3 है ये, तो 3 पर ये लिखा है वसा,
बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और शर्करा और क्षारक में ये बेसिक यूनिट है। और फास्फोरस भी होगा प्लस, यहाँ पर फास्फोरस होता है। तो पी यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में यही होता है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर। इस तरीके से आपका ये शुगर हो जाता है। और इसी के पास में आपका हो जाता है एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, AGCT बजाओ। ये चलिए ट्रिक अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, ये आगे AGCT बजाओ, एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। और एक और होता है यूरेसिल। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा और प्लस आपका हो जाता है यहाँ पर, ये प्लस हो गया, शुगर हो गया, और ये आपका होता है फास्फोरस। तो यही चीज़ें होती हैं तो न्यूक्लियोटाइड में। और फास्फोरस अगर कम कर दीजिएगा तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। तो ये शुगर और ये क्षार कहलाते हैं, समक्षार कहलाते हैं। और एडनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल और फास्फोरस। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, न्यूक्लियस। तो अब बात करते हैं, छोटी आंत तो फिलहाल कंप्लीट हो गई, अब बात करते हैं बड़ी आंत की ओर। तो बड़ी आंत, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। स्क्रीनशॉट देखिए अच्छी तरीके से खींच लीजिएगा और ये जरूर याद कर लीजिएगा बाकायदा एंजाइम। तो हम बात करते हैं, देखिए बड़ी आंत में पाचन। तो छोटी आंत हमने देख ली थी, छोटी आंत के बाद देखिए बड़ी आंत। तो पहले हम बड़ी आंत की संरचना की बात करेंगे और बड़ी आंत की संरचना के बाद हम देखेंगे बड़ी आंत में पाचन। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत को देखिए अंग्रेजी में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें, देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, डायग्राम के द्वारा आपके लिए देखिए किस तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ये केवल बड़ी आंत का चित्र मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। कॉपी पेन पेंसिल रबर उठा लीजिए और चित्र बनाइए। ये इस तरीके से ये आपका ये बन जाएगा। अब देखिए और यहीं से आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेष का। और ये आपका आ जाता है छोटी आंत, ये ऊपर से आएगा आपका छोटी आंत। अब छोटी आंत देखिए यहाँ पर, ये छोटी आंत ये यहाँ पर, और ये आपका हो गया बड़ी आंत। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम बात करें बड़ी आंत, इसमें इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, इसे बोलते हैं आपका ये सीकम होता है, और ये रेक्टम, और ये एनस। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या नाम है इनके, ये भी आप देख लीजिएगा इस तरीके से। ये हो जाता है आपका एनस, ये आपका हो जाता है रेक्टम, और ये आपका हो जाता है डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, कोलोन, इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, और इसको बोलेंगे ट्रांसफर कोलोन, ट्रांसफर कोलोन। तो हम बात करें, देखिए इसे बोलते हैं सीकम, सीकम। हिंदी में हम बात करें, देखिए क्या क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उंडुक, या सीकम भी बोलते हैं, ये ऐसे याद रखिएगा। इसे बोलते हैं आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन,
कोलन, इसे बोलते हैं अवरोही कोलन, अवरोही कोलन, इसे बोलते हैं मलाशय और इसे बोलते हैं मलद्वार। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बड़ी आंत की। पहली बात तो लंबाई, लंबाई आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसका देखिए यहाँ पर ये लंबाई में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका व्यास देखिए, ये देखिए मोटाई, ये देखिए मोटाई है, इसकी मोटाई क्या है, कम है। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपकी, ये बड़ी आंत है, लेकिन लंबाई में तो छोटी है, कितना है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका मोटाई देखेंगे आप 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है मोटाई इसकी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत, इसको कहते हैं छोटी आंत। लंबाई से नहीं देखना है भाई, इसे क्या देखना है, मोटाई, व्यास में देखना है। ये पाइप होता है इस तरीके, इतना ये पाइप है और ये कितना बड़ा मोटा पाइप, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। ये एक तो ये पाइप हुआ छोटा सा, ये छोटा सा पाइप है, तो इसे क्या कहेंगे, इसका व्यास क्या है, कम है। और एक ये पाइप हुआ ये बड़ा, तो ये बड़ी आंत कहलाएगा और ये छोटी आंत। लंबाई से कोई मतलब नहीं है, लंबाई से नहीं देख रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत में देखिए आपको याद रखना है, चलिए पॉइंट पर आते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई, बड़ी आंत की चौड़ाई आपका यहाँ पर हो जाता है, देखिए कितना है चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, इससे 1.5 मीटर याद रखेंगे। अब 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 आपका आ जाता है सीकम, नंबर 2 कोलन, नंबर 3 रेक्टम, मलाशय। अंग्रेजी में हम बात कर लेते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। लगभग में इनका जो लंबाई होता है, ये आपका सीकम 18 सेंटीमीटर, ये लगभग में होता है आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कोलन हो जाता है 1.3 सेंटीमीटर और आपका ये हो जाता है आपका 15 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से इनका ये है। देखिए नंबर 1 क्या है, सीकम, नंबर 1 याद रखेंगे सीकम, और नंबर 2 याद रखेंगे ये हो गया कोलन। नंबर 2 पर क्या याद रखेंगे, ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 2 पर कौन कौन है, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका ये, ठीक है। और नंबर 3 पर आप याद रखेंगे रेक्टम। ठीक इस तरीके से ये होता है। अब हम बात करें, देखिए क्या क्या है जो सीकम होता है। चलिए सीकम की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर सीकम या उंडुक, सीकम ये जो आप देख रहे हैं सीकम लगभग में कितना है,
20-25 सेंटीमीटर क्या होता है, ये भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत क्या करती है, खुलती है। ये छोटी आंत इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व के द्वारा क्या होती है, बड़ी आंत में खुलती है, जिससे क्या है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। अब बड़ी आंत में आ जाने के बाद क्या होता है, बड़ी आंत में ही क्या होता है, अब धीरे धीरे ये गति करेगा। मान लीजिए ये देखिए बेटा, भोजन आया, ये भोजन आया, अब मूवमेंट करेगा ऊपर की ओर। ये देखिए अब ऊपर की ओर कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, आरोही कोलन। ये आरोही कोलन कहलाएगा। अब इस तरीके से ये मूवमेंट करेगा, ये आएगा, यहाँ पर आएगा, और इसमें क्या होगा, जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी विटामिन्स होते हैं, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और आपको याद रखना है, यहाँ पर आकर जल की मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखिए भोजन इस तरीके से। अब जो बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो कहाँ हो जाते हैं एकत्रित, मलाशय में। ये मलाशय में एकत्रित हो जाएंगे। अब देखिए मलाशय में क्या होता है, मलाशय में आपको याद रखना है, यहाँ पर भी जल का अवशोषण होता है। और जल का अवशोषण होने के बाद इसमें जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें रेक्टम में, वो क्या करती हैं, जो आपका मल है उसको लसलसा बनाती हैं। आप जाते हैं, बस 2 मिनट में फ्रेश होता ना, 2 मिनट लगते हैं, वरना ये नहीं होता, म्यूकस नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता, तो सॉलिड हो जाता, लगता। देखा होगा एनल टिश्यू होते हैं यहाँ पर। अगर टाइट लैट्रिन आती है, अगर टाइट मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पानी का अगर अवशोषण नहीं, आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, तो क्या है, बॉडी क्या करेगी, अवशोषण करेगी, वाटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषण करेगी। तो बड़ी आंत में क्या होगा, अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा। जब अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा तो स्टूल आपका, फैकल मैटर जो भी है, आपका मल है, वो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है, क्या हो जाएगा, सॉरी कठोर हो जाएगा थोड़ा सा। तो इससे क्या है, मल विसर्जन में दर्द होगा। और जो एनल टिश्यू है, यहाँ पर एनल टिश्यू है, उनमें सूजन आ जाएगा, जो क्या करता है, बवासीर का भी कारण होता है, पाइल्स का कारण बन जाएगा। तो उसके लिए, पाइल्स के लिए, जो बवासीर होती है उसके लिए एक हिमालय की टेबलेट भी आती है, कौन सी, पाइलैक्स गोली आती है। इसी तरीके से उसको आप खाते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इसलिए आप क्या करें, पानी को हमेशा पीते रहिएगा, वरना क्या है, बवासीर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। सीकम की बात करते हैं। देखिए तो ये सीकम क्या है, यहाँ पर सीकम जो छोटी आंत है, देखिए यहाँ पर सीकम की हम बात कर लेते हैं। सीकम में छोटी आंत इलियोसिकल वाल्व के द्वारा, यहीं पर लिख देते हैं, इलियोसिकल वाल्व के द्वारा खुलती है या जुड़ती है। चलिए जुड़ती है लिख लीजिए, जुड़ती है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ पर सीकम भाग में ही क्या हो जाता है, यहाँ पर सीकम भाग पर एक क्या है, अवशेषीय अंग होता है। सीकम भाग में एक अवशेषीय अंग को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग होता है। यदि इसे काट कर निकाल दिया जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, जब हम क्या थे, जब हम आदिवासी थे या हम पहले कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो आपने देखा होगा सब क्या करते थे, सब फल फ्रूट ये सब वेजिटेबल्स पे डिपेंड थे। तो क्या है, तो इसका क्या है, यहाँ पर जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें ये बर्बीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है। उसमें क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से अब क्या है, हमारे अंदर इसका उपयोग
धीरे धीरे क्या किया, इसका हमारी बॉडी में यूज़ कम हो गया, जिस कारण क्या हुआ, आने वाले समय में जिस अंग का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो क्या हो जाती है, अवशेषी के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में शेष रह जाती है। ये भी आप पढ़ेंगे, अवशेषी अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम काट कर भी निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फूड के कण, अगर इसमें देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर इसमें फूड के कण चले जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इसे बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो देखिए यहाँ पर, यदि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में भोजन के कण पहुंच जाते हैं तब इसमें सूजन आ जाती है, तब इस रोग को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तब इस रोग को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया। देखिए यहाँ पर सीकम, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कोलन, ये आपका आ जाता है, कोलन आ जाएगा। इसके बाद ये कोलन इसे बोलते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में कोलन बोलते हैं, वैसे हिंदी में ये कोलन ही बोलेंगे। बढ़िया। अब देखिए कोलन, ये आप देख रहे हैं उल्टा यू है, ये क्या है, उल्टा यू के समान होता है। ये कैसा है, उल्टा यू। कोलन उल्टा यू के समान होता है। इसके देखिए यहाँ पर कितने भाग हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ये आपने देखा होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कोलन और डिसेंडिंग कोलन। इसके भी देखिए यहाँ पर, इसे बोलेंगे असेंडिंग कोलन, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन, और इसे बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। तो देखिए ये सब सरल है, अगर आप बना के बढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, असेंडिंग मीन्स आरोही कॉलन, इसे अनुप्रस्थ, और इसके लिए अवरोही। ये बस आपको याद रखना है, अवरोही। कोलन, ठीक है, ये लिख लीजिए चाहे, कोलन, ये भी कोलन हो जाएगा और ये कोलन। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, जितना भी, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, भोजन में क्या होगा, जल क्या होगा, जितना भी वाटर है मालिक्यूल्स क्या होगा, सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। H2O, इस तरीके से H2O सारा का सारा क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। एवं विटामिन्स भी, देखिए नेक्स्ट, विटामिन्स बी, विटामिन्स बिट, बिट मीन्स विटामिन्स, ये सब क्या कर रहा है, ये सब बढ़िया अवशोषित कर रहा है। अब देखिए अवशोषित करने के बाद, अब इसमें भी आपको याद रखना है, कोलन कितना है, कोलन की लंबाई कितनी होती है, कोलन की लंबाई आपकी कितनी है, कोलन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। ये लगभग 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कोलन के बाद आ जाता है आपका मलाशय।
चलिए ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच के नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब हमारा रह गया मलाशय और मलद्वार। मलाशय और मलद्वार की बात करते हैं, देखिए, और फिर कार्य। मलाशय, मलाशय इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम। देखिए मलाशय क्या है, यहाँ पर नाम ही है मल आशय। मल को, आशय में एकत्र करने वाला, मल एकत्रित, मल एकत्रित। तो मलाशय की हम बात करें तो देखिए मलाशय की लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मलाशय में ही, मलाशय में म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा, श्लेष्म ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जो मलाशय को, मल को, जो मल को लसलसा बनाती हैं, है ना, लसलसा, हाँ लसलसा बनाती हैं। अगर ये लसलसा नहीं होगा तो ना दिक्कत हो जाएगी, लसलसा बनाती हैं। अब देखिए लसलसा बनाने के बाद क्या है, और देखिए यहाँ पर मलाशय में जो जल होता है उसको भी अवशोषित किया जाता है। मलाशय में भी जल का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, ये आपको याद रखना है, किया जाता है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब आपका, चलिए यहाँ पर बात करते हैं मलद्वार की। मलद्वार, मलद्वार सुबह सुबह जाते हैं आप, है ना, एनस, इसी के द्वारा क्या करते हैं, बाहर मल विसर्जन करके आते हैं, है ना। और देखिए मलद्वार ये क्या है, हमारी आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग, अंतिम भाग मलद्वार कहलाता है ना, मलद्वार कहलाता है। मलद्वार के द्वारा, मलद्वार के द्वारा मल को शरीर से, है ना, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बस निकाल दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कार्य की। देखिए यहाँ पर कार्य, कार्य अब आपको याद हो ही गए होंगे। कार्य तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। कार्य, वर्क, इसका देखिए बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, एक ही लाइन में हो जाएगा। ये बड़ी आंत का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य जल एवं विटामिन्स को अवशोषण करना है। चलिए यहीं पर ये हमने लिख दिया, इतना ही बहुत है, बस ये हो गया आपका बड़ी आंत। अब देखिए यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। क्या पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियाँ। मैंने आपको पढ़ा भी दिया, देखिए यहाँ पर
हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया था, मुख गुहा की बात की थी, इसके बाद ग्रसनी पढ़ी थी, ग्रसनी के बाद ये अमाशय वो सॉरी इसे ग्रासनली पढ़ा था, ग्रासनली के बाद यहाँ पर इसके बाद अमाशय पढ़ा था, अमाशय के बाद छोटी आंत पढ़ा था, छोटी आंत में बड़ी आंत पढ़ा था, इसके बाद बड़ी आंत, और ये देखिए बड़ी आंत में भी हमने ये देखिए यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कॉलम। देखिए ये ट्रांसफर है, इस तरीके से ये चढ़ रही है तो क्या कहते हैं, आरोही, और उतरती है तो अवरोही, चढ़ना और उतरना, और इस तरीके से क्षैतिज। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको ये देखिए यहाँ पर, और ये सीकम भाग होता है, यहाँ पर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है, यहाँ पर संक्रमण हो जाता है, जब ये अपेंडिसाइटिस भी रोग हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, और ये आपका ये सीकम होता है, इसके बाद ये रेक्टम हो जाता है, रेक्टम के बाद एनस हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, आहार नाल कंप्लीट हो जाती है। अब बेटा हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ क्या है, पाचक ग्रंथियाँ देखिए यहाँ पर मुख में पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये जठर ग्रंथियाँ, आमाशयी ग्रंथियाँ, इसके बाद आंतरीय ग्रंथियाँ, ये 3 हो जाती हैं आहार नाल में। इसके बाद देखिए 2 और ग्रंथियां हैं, और ये आपका है यकृत, एक ग्रंथि हो जाती है, और ये आपका हो जाता है अग्न्याशय, लीवर, पैनक्रियाज। तो ये 2 ग्रंथियां, और आहार नाल में 3 ग्रंथियां। कौन कौन सी हैं, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। 5 ग्रंथियां आपको पढ़नी है। तो ठीक है, तो आज तक तो इतना ही, ठीक है, थैंक्स। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा।